हम सभी के जीवन में धन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके, परंतु उसको यह नहीं पता है कि यह किस प्रकार से हो सकता है। सामान्य तौर पर हम सभी जिस प्रकार से अपना कार्य अथवा व्यवसाय करते हैं, वह हमें केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही करने में सहयोग करता है। उसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए उसे जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है। धन से धन को अर्जित करना एक कला होती है, जिसके प्रशिक्षण के द्वारा हम स्वयं को न केवल समृद्ध बना सकते हैं, अपितु अपने परिवार एवं समाज को भी नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं। अध्याय 7। धन से धन अर्जित करना। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचने की क्षमता रखता है, ठीक उसी प्रकार एक धनवान व्यक्ति भी धन को आकर्षित कर सकता है। धन को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, यह एक विशेष दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। समय समय पर धन के स्वरूप को बदला गया है। धन वास्तव में एक ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो किसी भी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जा सकती है। यदि हम प्रकृति की ओर ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि ऐसा स्थान जहां पर शुद्ध जल तथा स्वच्छ हवा उपलब्ध होती है, वहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ भी होती है। किसी भी समाज की कल्पना ऐसे ही स्थान पर की जा सकती है। मूल रूप से अपने इस कथन पर हमारा तात्पर्य धन के उस विशेष स्वरूप को आपके समक्ष रखना है, जो प्रकृति ने हमें निस्वार्थ भाव से प्रस्तुत किया है। आपके समक्ष एक छोटी सी कथा के माध्यम से अपने इस विषय का हम प्रारंभ करना चाहेंगे। यह कथा हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें प्रारंभिक शिक्षा के रूप में प्रदान की गई थी, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है। समयपुर नाम का एक गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित था। इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति रहा करते थे, जिनके पास बहुत बड़ी एक उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। दुर्गा प्रसाद जी के 3 पुत्र थे, जिनका नाम अभय प्रसाद, नवल प्रसाद एवं राघव प्रसाद था। दुर्गा प्रसाद जी ने अपने तीनों पुत्रों का श्रेष्ठ रूप से पालन पोषण किया था, किंतु यह तीनों पुत्र मूल रूप से किसी भी कार्य विशेष को करना पसंद नहीं करते थे। घर का पूरा भाग दुर्गा प्रसाद जी के ही दायित्व में आता था। प्रसाद जी अधिकांश अपनी धर्मपत्नी शांति देवी जी से कहा करते थे कि मैंने अपनी ओर से अपने पुत्रों को बड़ा करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, किंतु इतनी आयु होने के उपरांत भी अभी तक यह अपने दायित्व से दूर ही रहते हैं। ऐसे में मैं इनका विवाह भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह अपने परिवार को भी शायद नहीं संभाल पाएंगे। शांति देवी दुर्गा प्रसाद जी को सदैव सांत्वना देती रहती थी कि वह निश्चिंत रहें, समय सब ठीक कर देगा। दुर्गा प्रसाद जी के एक घनिष्ठ मित्र पंडित गौरीशंकर जी थे, जो समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा के स्वामी थे। अधिकांश दुर्गा प्रसाद जी अपने मित्र के साथ अपनी बातों को साझा किया करते थे। पंडित गौरीशंकर जी का बौद्धिक स्तर सामान्य से काफी अच्छा था। उन्होंने दुर्गा प्रसाद जी को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही एक ऐसी युक्ति उन्हें बताएंगे जिसके द्वारा इनके पुत्र अपने दायित्व को समझ सके। लगभग 1 माह के उपरांत दोनों के मध्य एक गुप्त मंत्रणा हुई, जिसके अनुसार दुर्गा प्रसाद जी को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। दुर्गा प्रसाद जी ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया एवं उनसे यह कहा कि बेटा, मेरी आयु अब अधिक हो चुकी है, नहीं पता कि कब मुझे इस संसार को छोड़कर जाना पड़े।
मैंने और तुम्हारी माँ ने अभी तक तुम्हारे लिए जो भी कुछ एकत्र किया है उसे मैंने पहले से ही 3 भागों में विभाजित कर दिया है। यह तीनों भाग पूर्ण रूप से बराबर है, किंतु एक समस्या सामने खड़ी हो गई है। यह पंक्ति सुनकर उनके बड़े पुत्र अभय प्रसाद में बहुत उत्सुकता वश अपने पिता से यह पूछा कि वह कौन सी चिंता है आपको परेशान कर रही है। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा कि समाज से बचाने के लिए मैंने उन्हें अपने खेतों में कहीं गाड़ दिया था। समय बीतने के साथ साथ मेरी स्मृति भी पहले से कम हो गई है और मुझे यह नहीं पता कि मैंने उन्हें किस स्थान पर छुपाया था। यह सुनकर उनके छोटे पुत्र राघव ने पूछा, पिताजी हमारी ओर से यदि कोई कार्य हो सकता है तो हम आपकी अवश्य सहायता भी करेंगे। यह सुनकर दुर्गा प्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा आप तीनों को उस गड़े धन की खोज करनी है। उनके तीनों पुत्रों ने विनम्र भाव से अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अगले दिन सुबह तीनों अपने खेत की ओर गए और सोचने लगे कि पिताजी ने धन किस दिशा में छिपाया होगा। जब वह यह सोच रहे थे तो उनके पिताजी के मित्र पंडित गौरीशंकर उनके पास पहुंचे और उनके द्वारा उनकी समस्या को जानने का प्रयत्न किया। पंडित गौरीशंकर जी ने बहुत उत्साह पूर्वक कहा, यह तो बहुत सरल है, तुम तीनों को यह पूरा खेत खोदना ही होगा। खोजने के लिए तुम अपने बैलों का भी उपयोग कर सकते हो। अब तीनों पुत्रों ने बैलों के उपयोग से खेत को खोदना शुरू किया और लगभग 15 दिनों में उन्होंने पूरा खेत खोद दिया। वर्षा ऋतु समीप थी पर उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान न देकर पंडित गौरीशंकर जी से उनकी मंत्रणा लेनी चाहिए। पंडित गौरीशंकर जी ने इनको कहा, हो सकता है इस खुदाई के उपरांत धन आपको प्राप्त अभी ना हो पाया हो, किंतु आप एक कार्य करें। खेत तो आपने खोद ही दिया है, अब पिताजी से बीज लेकर पूरे खेत में उन्हें बिखेर दीजिए। उन्होंने पंडित जी की बात को गंभीरता से लिया और पूरे खेत में यथासंभव बीजों को बिखेर दिया। कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और खेत की मिट्टी पानी पाकर अपनी क्षमता को बढ़ाने लगी। कुछ ही समय के उपरांत बीज अंकुरित भी हो गए और फसल का प्रारंभिक रूप दिखने लगा। पंडित गौरीशंकर पुनः अपने मित्र के पास उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए पहुंचे। संयोग से तीनों पुत्र भी घर पर ही विश्राम कर रहे थे। पंडित जी ने उन तीनों को अपने साथ लिया और खेत की ओर उन्हें ले गए। खेत की ओर पहुंचते ही तीनों पुत्र आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि फसल का प्रारंभिक रूप उन्होंने कभी इस प्रकार नहीं देखा था। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा यह परिश्रम था जो आज यह फसल पिताजी के अस्वस्थ होते हुए भी खेतों में प्रकट हो गई है। अब तुमको केवल इतना ही करना है कि प्रतिदिन अपने अपने समय के अनुसार खेत को पशु पक्षियों से बचाने का कार्य करना है। इसके लिए खेत के चारों तरफ तुम्हें मेढ़ का निर्माण करना होगा। तीनों ने पंडित जी की बात को गंभीरता से लेते हुए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में खेत की फसल बड़ी हो गई और उसमें अनाज दिखने लगा।
पंडित गौरीशंकर जी पुनः अपने मित्र दुर्गा प्रसाद जी के घर पहुंचे और तीनों पुत्रों को अपने समक्ष बिठाया। दुर्गा प्रसाद जी के तीनों पुत्र मूल रूप से मेधावी छात्र थे, किंतु पिता के भरपूर प्रेम के कारण उनके जीवन में कुछ आलस्य भरा हुआ था जो अब समाप्त हो चुका था। पंडित जी ने बड़े पुत्र अभय प्रसाद को एक कागज और कलम लेकर आने को कहा। अब मझले पुत्र नवल से कहा कि बेटा अपने पिता से यह पूछो कि जो बीज तुमने खेतों में डाले थे उनका क्या मूल्य था। नवल जब अपने पिता से यह प्रश्न पूछा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि बीजों का मूल्य मात्र 10,000 रुपये था। अब छोटे पुत्र राघव से कहा कि बेटा पिताजी से यह पूछो आपकी फसल से प्राप्त अनाज जब बाजार में आप बेचेंगे तो आपको कितने धन की प्राप्ति हो सकती है। उसने अपने पिता से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा तो पिताजी ने कुछ गणित लगाया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार हमारी भूमि के 25 पखवाड़े होते हैं। प्रत्येक पखवाड़े से प्राप्त अनाज का मूल्य लगभग 8,000 रुपये का होता है। इसके अनुसार यदि पूरे खेत को देखा जाए तो यह 25 गुना में 8,000 करने पर रुपये 2 लाख बनता है। ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार यह मूल्य न्यूनतम होता है, क्योंकि प्राप्त अनाज का मूल्यांकन करने के उपरांत यह मूल्य इसका दोगुना भी हो सकता है। अब पंडित जी ने तीनों पुत्रों को उसी कागज पर लिखित में बताया कि आपने पिछले 4 महीनों में जो परिश्रम किया उसमें मूल्य 10,000 रुपये का बीज उपयोग किया। वर्षा ऋतु को होने के कारण आपको निःशुल्क जल मिल गया और अब आपकी फसल तैयार हो चुकी है। आपके पिताजी द्वारा एकत्र किए गए अनाज के द्वारा आपको प्रतिदिन भोजन मिलता रहा एवं आपके निवास स्थान पर उपलब्ध पशुओं का भोजन भी इसी के द्वारा उपलब्ध हो गया था। किंतु यदि न्यूनतम मूल्य को भी देखा जाए तो आप तीनों ने कुल 2 लाख रुपए, 10,000 रुपये, 1,90,000 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। पिताजी ने आपके लिए जो भी धन रखा हुआ है वह अभी भी सुरक्षित है, किंतु आप तीनों की सामूहिक कार्यशैली एवं परिश्रम से आप तीनों ने इतना अच्छा धन अर्जित कर लिया है। यदि इसी कार्य को आप अपने बुद्धि कौशल के द्वारा लगातार करेंगे तो आप और भूमि खरीदकर अपने धन संग्रह को और अधिक बढ़ा सकते हैं। पंडित जी की बातों को सुनकर तीनों पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चरण स्पर्श करके बोले कि आज हमें धन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो चुका है। अब वह तीनों अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे कहा, पिताजी हमें आपका वह धन अब नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपके आशीर्वाद से वह धन प्राप्त कर लिया है जो अब लगातार बढ़ता ही रहेगा। हम वास्तव में आपकी बातों को आपके स्नेह के कारण समझ नहीं पा रहे थे, किंतु पंडित जी के दिशा निर्देशों के साथ चलते हुए हमें जीवन का वास्तविक सत्य आज प्राप्त हो चुका है। यह बातें सुनकर दुर्गा प्रसाद जी एवं शांति देवी जी ने पंडित गौरी शंकर जी का आभार व्यक्त किया। मित्रों, इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष जिस तथ्य को रखा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन वास्तव में एक ऐसा पक्ष होता है जिसे जिस भी रूप में समझने का प्रयास किया जाता है यह अपना स्वरूप बदल लेता है। सुनने अथवा पढ़ने में आपको आश्चर्य अवश्य लगेगा, किंतु यही सत्य भी है। सनातन सभ्यता में धन के स्वामी के रूप में मां लक्ष्मी को आराध्या माना गया है, किंतु यदि हम विश्व स्तर की बात करें तो भी धन के स्वामी को एक ऐसे देवता के रूप में माना जाता है जो हमें विलासिता एवं वैभव प्रदान करने में सक्षम होता है। हमारे सौरमंडल में व्याप्त नवग्रहों में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो विशेष तौर पर धन प्राप्ति के स्रोत प्रदान करता है। धन प्राप्ति के रूप में शुक्र मूल रूप से अग्नि को हमारे समक्ष प्रकट करता है। हमारे भौतिक शरीर में अग्नि को पित्त के रूप में देखा जाता है।
इन सभी को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जिसके जीवन में अग्नि रूपी तेज प्रबल मात्रा में रहता है वही संसार में धन अर्जित कर सकता है। धन के द्वारा धन को अर्जित करना वास्तव में इसी दिशा की ओर संकेत करता है। मूल रूप से यदि हम सांसारिक दृष्टि को उपयोग करते हैं तो वर्तमान समय में धन कागज के रूप में हमें उपलब्ध होता है। धनाढ्य लोग धन को आभूषणों के रूप में उपयोग करते हैं। वास्तव में धन उस संसाधन को कहा जाता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हमारी आवश्यकताओं का स्वरूप अलग अलग होता है, जैसे भौतिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। परंतु धन के वास्तविक प्रवाह को समझना आवश्यक होता है। एक सामान्य से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने संभवतः कई बार बाजार से कोई ना कोई वस्तु खरीदी होगी। उस वस्तु के लिए आपने एक मूल्य भी चुकाया होगा। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि आपका दिया गया मूल्य आपके लिए महत्वपूर्ण था अथवा प्राप्त की गई वस्तु महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में आपका एक स्वाभाविक सा उत्तर यही होगा कि आपके लिए प्राप्त वस्तु की आवश्यकता व्यय किए गए मूल्य से अधिक है, इसलिए वर्तमान में हमारे लिए वही आवश्यक है। अर्थात आपके लिए उस वस्तु के रूप में एक संसाधन आवश्यक था जिसका उपयोग करने के लिए आपने उसे बाजार में कुछ मूल्य देकर खरीद लिया। वह मूल्य देने की क्षमता आपके पास किस प्रकार आई, यह जानना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में अधिकांश लोग किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उसे खरीदने की क्षमता उनके पास नहीं होती, जिसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से उनकी ऊर्जा की मात्रा सामान्य से बहुत कम होती है। जब भी कभी हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो मूल रूप से हम अपनी ऊर्जा को बेचकर उसे प्राप्त करते हैं। इस पंक्ति अत्यंत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। प्रकृति का एक नियम है, यह बिना किसी विशेष कारण कोई कार्य नहीं करती। प्रत्येक कारण के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को प्रदान किया जाता है। किंतु बिना कुछ प्रदान किए प्रकृति कभी भी कुछ वापस नहीं कर सकती। एक बात और भी समझने योग्य यह होती है कि प्रकृति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हमने उसे किस प्रकार का पोषण दिया है। उसे केवल यह ज्ञात होता है कि दिया गया पोषण परिवर्तनशील है अथवा नहीं। यदि दिया गया पोषण अमृत के समान होगा तो प्रकृति भी अमृत वर्षा करने योग्य बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि पोषण विष के समान होगा, प्राप्ति भी उसी प्रकार की ही होगी। ठीक इसी प्रकार मानव प्रकृति का उपयोग अपने द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को पहले उपयोग में लाता है, बदले में उसे प्राप्ति भी होती है। प्राप्ति का स्वरूप सदैव बदलता रहता है। समय समय पर कभी धातु निर्मित मुद्रा उपलब्ध कराई जाती थी तो कभी संसाधन युक्त। वर्तमान में यह मुद्रा कागज के रूप में प्राप्त होती है, जो भविष्य में केवल अंकों के रूप में प्राप्त होगी। इस मुद्रा को हम अपने द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं एवं इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु रूपी साधन को खरीदते हैं। हम किस वस्तु को किस कारणवश प्राप्त करना चाहते हैं, हमें केवल यह ज्ञात होना चाहिए। जहां एक ओर मुद्रा के रूप में हमारे पास धन हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर वस्तु अथवा संसाधन के रूप में भी धन का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि हमें किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेना हो तो वह भी हमसे इसके बदले कोई ना कोई संसाधन की मांग अवश्य करते हैं। लेन देन की यह प्रक्रिया व्यापारिक क्षेत्र में सदैव ध्यान देने योग्य होती है। आपकी शिक्षा का स्तर चाहे जैसा भी क्यों ना हो,
आप भले ही किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो, वित्तीय संस्था को इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। जहां पर वित्तीय समीकरणों की बात आती है, वहां पर केवल वित्तीय भाषा में ही बात भी की जाती है, जिसको वाणिज्य की भाषा में ऋण एवं पूंजी के रूप में समझा जाता है। हमें अपने जीवन का मूल्यांकन जिस प्रकार से करना चाहिए, उसकी समझ भी हमारे पास होनी चाहिए। जिस प्रकार दुर्गा प्रसाद जी के मित्र पंडित गौरीशंकर जी ने बहुत चतुराई से तीनों युवाओं को वाणिज्य की शिक्षा प्रदान की थी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने युवाओं को उनके शैक्षिक स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसी दिशा में यह अध्याय भी आपको संक्षिप्त में ज्ञान अवश्य प्रदान करेगा। सर्वप्रथम हमें इस बात का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जीवन की हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अर्थात हम अपने इस जीवन को कितना मूल्यवान मानते हैं। इस विशेषता को जानने के लिए हमें किसी भी अन्य का सहयोग नहीं लेना है। हमें केवल कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। यह वह बिंदु हैं जो हमारे जीवन में हम प्रतिदिन उपयोग में लेकर आते हैं। क्या हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं? क्या हम हमारी दैनिक क्रियाएं नित्य प्रति करते हैं? क्या हमें भोजन, जल एवं वायु उपलब्ध है? क्या हमारा बौद्धिक स्तर सामान्य रूप से हमारी सहायता करता है? क्या हमें हमारे समाज में कुछ पहचान प्राप्त है? क्या हमारे पास कुछ ऐसी कलाएं अथवा कौशल हैं जो समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकता है? जैसे लिखना, पढ़ना, बातें करना, किसी विषय पर चर्चा करना इत्यादि। क्या हमारे पास धन संबंधी योग्यताएं उपलब्ध हैं? क्या हमें बाजार की कुछ जानकारी है? हमने कुछ ही बिंदुओं को प्रश्नात्मक रूप से आपके समक्ष रखा है, क्योंकि इसका हल हम स्वयं ही खोज सकते हैं। संख्या 6 तक प्रश्न सामान्य है, किंतु 7वां एवं 8वां प्रश्न धन संबंधी जानकारी की मांग करता है। अपनी छोटी कक्षाओं में सामान्य रूप से छात्रों को बैंक अथवा ऋण प्रणाली के बारे में संक्षिप्त ज्ञान दिया जाता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते आदि बिंदुओं पर चर्चा अवश्य की जाती है। किंतु व्यवस्थाएं, एक स्तर पर उनकी क्या भूमिका होती है एवं हमारे जीवन को यह किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इस विषय पर जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। यदि हम बैंक प्रणाली के विषय में चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बैंक मूल रूप से किस प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज्य प्रारंभ होने से पूर्व भी यह व्यवस्था इसी प्रकार कार्य करती थी, किंतु इसका प्रारूप कुछ भिन्न था। एक सामान्य व्यक्ति अपने धन एवं संसाधनों की सुरक्षा के लिए सदैव से ही चिंतित रहा है। जब भारत में राजतंत्र व्यवस्था थी, तो अधिकांश लोग अपनी संपत्ति को राज्य व्यवस्था के द्वारा बनाई गई प्रणाली में सुरक्षित रखते थे। कुछ व्यवस्थाएं व्यक्तिगत स्तर पर भी उपयोग में ली जाती थीं, जिसमें साहूकार नामक व्यवस्था प्रमुख थी। इस व्यवस्था के विषय में कई बातें उपलब्ध हैं, किंतु यह स्पष्ट था इस व्यवस्था में एक सामान्य जनमानस की रखी गई संपत्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती थी। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के भीतर एक बदलाव इस प्रकार से किया गया था कि आपकी संपत्ति को बाजार में निवेश के रूप में उपयोग किया जाता था और उससे प्राप्त धनराशि का कुछ भाग आपको भी साझा किया जाता था। बैंकिंग प्रणाली के भीतर कई प्रकार के खातों की व्यवस्था की गई थी, जो वर्तमान में कई अन्य रूप भी ले चुकी है।
एक सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए उसकी रखी हुई संपत्ति के बदले में उसे सामान्य दर के ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी लाभ प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था को जब प्रचलन मिलने लगा तो धीरे धीरे साहूकार नामक व्यवस्था लगभग विलुप्त ही हो गई। वर्तमान में साहूकार नामक व्यवस्था एक नए रूप में कार्य कर रही है, जिसे हम लोग वित्तीय संस्थानों के रूप में देखते हैं। किसी भी व्यवस्था का मूल उद्देश्य लोगों के धन को सुरक्षित हाथों में रखते हुए व्यापार के लिए उपयोग करना होता है। वर्तमान में कई प्रकार के वित्तीय समीकरण उपलब्ध हो चुके हैं, किंतु उनकी सटीक जानकारी सामान्य व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। यदि हम यह कहते हैं कि धन अर्जित करना कठिन कार्य होता है, तो हम संभवतः एक मिथ्यावादी युग में जी रहे हैं। यह विकल्प सदैव ही हमारे समक्ष उपलब्ध रहे हैं, किंतु हम उसके प्रति सही रूप में सजग नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने थोक विक्रेता से एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। उस वस्तु को अपने घर तक लाने में उसे 10 रुपए का किराया देना पड़ा। कुल मिलाकर उसने 110 रुपए की लागत से उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। उसने उस वस्तु का प्रदर्शन अपने एक मित्र के साथ किया। उसके मित्र को उस वस्तु की आवश्यकता लगी। उस वस्तु को उसके मित्र ने खरीदने की बात कही। जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदा था, उसने उसे अपने मित्र को 130 रुपए में बेच दिया, अर्थात 20 रुपए शुभ लाभ के साथ। अब आपके समक्ष दिखने में यह घटना छोटी और सामान्य लग रही होगी, परंतु 20 रुपए लाभ प्राप्त करने का अर्थ यह निकला कि जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसे ऐसा करने पर लगभग 18% का लाभ मिला। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति जो एक दुकान खोलकर बैठा है, प्रत्येक वस्तु पर 5% से लेकर 20% तक का लाभ कमाता है। यदि इसका औसत निकाला जाए तो यह लगभग 12.5% निकलता है। आप यह मानकर चलें कि यदि एक दुकानदार ने 20,000 रुपए का सामान एक दिन में बेचा तो उसे 12.5% की दर से 2,500 का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अब आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 20,000 रुपए के निवेश करने के उपरांत एक प्रक्रिया के माध्यम से 2,500 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। अब यदि यह निवेश 1,00,000 रुपए का हो तो उस स्थिति में यह लाभ लगभग 12,500 रुपए का होगा। किंतु यहाँ पर एक नियम भी लगाना आवश्यक है। नियम बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हुए एवं अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको यह समझाना है कि वित्तीय बाजार को यदि हम समझना चाहे तो हमें सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, किंतु इस स्तर पर पहुंच पाना सरल नहीं होता। यदि कोई सामान्य व्यक्ति चाहे कि वह इस प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके तो संभवत उसके लिए यह संभव नहीं होगा। आपको इस उदाहरण से केवल यही समझा गया है कि हमारे निवेश का हमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने दुर्गा प्रसाद जी के पुत्रों द्वारा खेती के उपरांत प्राप्त फसल का भी एक स्तर लाभ के रूप में देख ही लिया है। चलिए आपको एक अलग तरीके से इस बिंदु को समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जाओं का होना परम आवश्यक है, जो किसी भी प्राप्ति के लिए आवश्यक होती हैं। यह 3 ऊर्जाएं मूल रूप से वस्तु प्राप्ति एवं आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाती है।
उदाहरण के तौर पर हमें भूख लगी है, हमारे पास भोजन उपलब्ध भी है, परंतु भोजन की नली में समस्या होने के कारण हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी ओर हमें प्यास लगी हुई है, हमारे पास पानी उपलब्ध भी है, किंतु गले में समस्या होने के कारण हम पानी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जल, उसको पीना एवं उसकी प्यास, यह तीन अलग अलग मानसिक व्यवस्थाएं होती हैं जिनका उपयोग संतुलित आधार पर करना आवश्यक होता है। प्रकृति में यदि प्यास उत्पन्न की है तो इसका समाधान संबंधित द्रव्य के रूप में पहले से ही कर दिया है। आवश्यकता केवल ग्रहण करने की होनी चाहिए, अर्थात वस्तु को प्राप्त करने की यदि कला आपके पास है तो आप सरलता से किसी भी वस्तु को अर्जित कर सकते हैं। अधिकांश हम लोगों को यह नहीं पता होता कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति कब, कितनी एवं किस स्तर तक हमें करनी चाहिए। वास्तव में इसके आधार पर ही उसकी प्राप्ति का मार्ग तैयार किया जाता है। जब तक हम उस वस्तु की प्राप्ति का स्तर ज्ञात नहीं कर पाते, हम उसे सही अर्थों में प्राप्त भी नहीं कर पाते। मूल रूप से हमें यह भी नहीं पता होता कि हमें किसी वस्तु को किस स्तर पर प्राप्त करना है एवं उसे संचित करके रखना होता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह हानिकारक होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह आवश्यकता से यदि कम उपलब्ध हो। धन को मूल रूप से एक ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु ऊर्जा को उचित अर्थों में प्रवाहित करना हमें नहीं आता है। आपको सही अर्थों में अब हम यह बताएंगे कि धन रूपी ऊर्जा किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है। आपको कोई भी वस्तु प्राप्त करने से पूर्व उसकी उपयोगिता का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप या तो उस वस्तु के प्रति अत्यधिक उत्साहित हो जाएंगे अथवा आपके अंदर उदासीनता भी प्रकट हो सकती है। हमें प्राप्त वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना होता है। सबसे पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें प्रतिदिन का भोजन सम्मिलित होता है। भोजन हम तीन प्रकार से ग्रहण करते हैं, पहला अनाज के रूप में, दूसरा सब्जियों के रूप में एवं तीसरा फलों के रूप में। हम जब अनाज को भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमको भौतिक रीति से बल प्राप्त होता है। हमारे शरीर की भौतिक संरचना के लिए अन्न को अनाज के रूप में ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम सब्जियों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो हमको खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक भाषा में जिनको प्रोटीन, विटामिन इत्यादि के रूप में जाना जाता है, वह सब हमें मूल रूप से खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। तीसरी ओर जब हम फलों का सेवन करते हैं तो यह विशेष तौर पर हमारे बौद्धिक बल के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। आपके भोजन के आधार पर आपकी कार्यशैली का निर्माण होता है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमें श्रम भी करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हम अधिकांश गेहूं, चावल एवं विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग अधिक करते हैं, तो हमारा भौतिक कर्म भी अधिक होना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा की खपत अधिक होती है, उतना ही अधिक हमें आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा किसी स्थान पर बैठकर कार्य अधिक रहता है तो ऐसी स्थिति में हमें अनाज के उस रूप को ग्रहण करना चाहिए जिससे हमें शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी प्राप्त हो सके। मानसिक बल बढ़ाने के लिए हम अपने भोजन में सब्जियों का विशेष उपयोग करते हैं।
भोजन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा अवश्य करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी हम वापस अपने विषय पर लौटते हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र एवं वह सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग हम अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन करते हैं। हमें औसतन प्रतिदिन कितने धन का उपयोग करना होता है, यह हम अपने प्रतिदिन की खपत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको हम अपने समय एवं ऊर्जा को बचाने के लिए करते हैं। इन सभी वस्तुओं को हम उन उपकरणों के द्वारा प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए समय समय पर उपयोग में आते हैं। इन उपकरणों को वर्ष 2 वर्ष में एक ही बार खरीदा जाता है एवं उसके उपरांत यह सभी अपने रखरखाव के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यह सहयोग मूल रूप से आर्थिक आधार पर देखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे समीकरण हमें अपने परिवार में उपयोग हो रही वस्तुओं को आर्थिक आधार पर देखकर बना सकते हैं। समीकरण बनाने के उपरांत जितनी आर्थिक रूप से संख्या उपलब्ध होती है उसका प्रति माह उपलब्ध होना आवश्यक होता है। पूरे महीने जितना हमें धन उपलब्ध होता है उसकी तुलना आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त होनी चाहिए। इस समीकरण को आप प्राथमिक स्तर पर रखेंगे जो आपने अपनी दिनचर्या के मासिक खर्चों के समीकरण के अनुसार प्राप्त किया है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर अधिकांश हमारा लोगों के साथ मिलना होता रहता है। ऐसी स्थिति में समाज के लोग हमारे पास हमसे मिलने आते हैं एवं हम भी आवश्यकता के अनुसार उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में हमें सम्मिलित होना पड़ता है जिससे हमारा समाज के साथ संबंध बना रहता है। प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धन की मांग करता है। हमें अपने पारिवारिक खर्चों से कुछ धन इसके लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक घटना के लिए भी हमें सदैव सतर्क एवं तत्पर रहना पड़ता है। यदि हम प्रत्येक दिशा की ओर भ्रमण करें तो हमारी आय का स्रोत एवं व्यय का मार्ग आर्थिक प्रवाह का एक जीवंत मार्ग होना चाहिए। सारांश में आपके समक्ष हमने एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की एक छवि को प्रस्तुत किया जो आर्थिक दृष्टिकोण को हमें समझाने का प्रयास करती है। परंतु हमारा विषय इससे भी कुछ अलग है जो आर्थिक समीकरणों को एक मापदंड के रूप में देख रहा है। इसलिए हमने संक्षेप में परिवार एवं समाज के आर्थिक परिवेश के रूप में स्वयं को देखने एवं समझने का प्रयास किया। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी प्रारंभिक अवस्था में केवल एक बीज के रूप में ही दिखता है किंतु अपनी संपूर्ण विशालता को वह प्राप्त भी करता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन भी मूल रूप से अपनी विशालता के लिए प्रयास करता रहता है। अंतर केवल इतना है कि मानव के पास एक विशिष्ट लचीलापन एवं बौद्धिक स्तर है। मानव प्रकृति को मथने का भी विशेष बल रखता है। इतिहास में एक विशेष घटना समुद्र मंथन के रूप में मिलती है जो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपको बताई गई यहाँ तक की सारी बातों का निचोड़ केवल यह बताना है, हमें सर्वप्रथम प्राप्ति के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। प्राप्ति अर्थात एक ऐसा स्तर जहां हम पहुंचना चाहते हैं। उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमारे पास पर्याप्त बौद्धिक बल एवं योग्यता का होना भी अनिवार्य होता है।
इन दोनों के द्वारा हमारे भौतिक शरीर में ऊर्जा का एक क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसके द्वारा हम बहुत सरलता से उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का यह क्षेत्र एक विशेष मांग भी करता है, जिसे दिशा निर्धारण कहा जाता है। जिस प्रकार एक बैल का उपयोग खेती लिए एवं घोड़े का उपयोग घुड़सवारी के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। मानव अपनी विशेष योग्यताओं के द्वारा हिंसक एवं अहिंसक प्राणियों के ऊपर नियंत्रण करना जानता है। उसकी यही कला उसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। मानव के लिए इन बातों का समझना परम आवश्यक होता है। ऊर्जा के दो स्वरूप होते हैं, साकार एवं निराकार। निराकार रूप में ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में विराजमान रहती है। इस रूप में जितना अधिक बौद्धिक बल आप एकत्र कर सकें, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आपके मन में संभवत यह विचार आ सकता है कि निराकार एवं साकार किस प्रकार से कार्य करती है। इसके लिए हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा बनाए गए एक उपकरण का आपसे उदाहरण साझा करते हैं। आप संभवतः मोबाइल का उपयोग अवश्य करते होंगे। मोबाइल एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे कार्यों को परिणाम दे सकते हैं। मोबाइल ऊर्जा का एक साकार स्वरूप है, जिसके द्वारा आपको कई सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्येक सुविधा किस रूप में कार्य कर रही है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है। आपने केवल अपने निवेदन को मोबाइल के सॉफ्टवेयर में डालना है। सॉफ्टवेयर विद्युतीय तरंगों को आधार मानकर कार्य करता है। विद्युतीय तरंगों की गति हमारे पृथ्वी के भूमंडल पर 3,000,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। जिस गति से आपका निवेदन आपको परिणाम प्रदान कर देता है, उसको हम अति सूक्ष्म में निराकार की भंगिमा दे सकते हैं। इसी प्रकार आपके भौतिक शरीर में तरंगों का निर्माण प्रतिपल होता रहता है। यह तरंगे मूल रूप से आपके विचारों के रूप में प्रकट होती है। यदि आप ऊर्जा के निराकार स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हुए छपाई करने का कार्य करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो तरंगे प्रकृति के द्वारा किसी अन्य रूप में उपयोग होना प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में आप केवल उस निराकार स्वरूप की हानि होते हुए ही देखते हैं। यदि तरंगों का उपयोग करना हम सीख जाते हैं, तो इसके द्वारा हम प्रकृति से चमत्कारी परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अधिकांश कुछ लोगों के साथ विलक्षण बौद्धिक स्तर को अवश्य देखा होगा। इस बौद्धिक स्तर के बल पर कुछ लोग अत्यंत धनवान बन जाते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। किंतु इस प्रकार के लोगों का औसत सामान्य से बहुत कम ही होता है। हमें मूल रूप से यहाँ पर इस बात को समझना है कि किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा के निराकार स्वरूप को सही अर्थों में उपयोग कर सकते हैं। मानव के पास उपलब्ध उसका भौतिक शरीर केवल एक उपकरण मात्र ही है, किंतु मानव मस्तिष्क को वास्तव में समझ पाना अत्यंत दुर्लभ विधि होती है। मानव का मस्तिष्क अपने पास उपलब्ध स्मृति पटल का उपयोग प्रत्येक कार्य के लिए करता है। यह स्मृति पटल, जिसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी कहते हैं, मानव के पास उपलब्ध सर्वाधिक शक्ति संपन्न उपकरण होता है। मानव यदि अपने मन की इस शक्ति का सदुपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो इसका उपयोग प्रकृति सरलता से कर लेती है। आपने समाज के अंदर अधिकांश लोगों को किसी न किसी व्यसन का सेवन करते हुए अवश्य देखा होगा। उदाहरण के तौर पर तंबाकू, शराब, गुटखा, पान इत्यादि। सूर्य चिकित्सा के अनुसार हमारे मस्तिष्क का वह स्थान जहां पर हमारा स्मृति पटल सचेतन अवस्था में विद्यमान रहता है, इसका मुख्य कारक होता है। वैज्ञानिक भाषा में इस स्थान को पिट्यूटरी ग्लैंड के रूप में जाना जाता है।
यौगिक क्रिया के अनुसार इस स्थान का नाम अजना चक्र होता है, जिसे हम सामान्य तौर पर आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह स्थान मूल रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष भी होता है, जिसके असंतुलित हो जाने के कारण हम अपने ऊर्जा के क्षेत्र को उपयोग में नहीं ले पाते। ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से करना होता है, इसका भी एक अलग ही विषय है, जिसे विस्तार से यहाँ पर समझाना उचित नहीं होगा। इसकी चर्चा हम किसी अन्य अध्याय में अवश्य करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र को हम सूर्य के किरणों के द्वारा सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा प्रकाश हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमें ऊर्जा को प्राप्त करने का एक माध्यम उपलब्ध कराती है। सूर्य के प्रकाश की किरणों को जब हम प्रिज्म के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, तो हमें सूर्य का इंद्रधनुषी स्वरूप प्राप्त होता है। यह इंद्रधनुषी स्वरूप मूल रूप से 7 रंगों की ओर संकेत करता है: बैंगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। प्रत्येक रंग हमारे बौद्धिक स्तर को एक दिशा प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम ऊर्जा को एकत्र करते हैं। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ भौतिक शरीर सरलता से ऊर्जा प्राप्त करता रहता है एवं पर्याप्त धनराशि भी अर्जित करता रहता है। जिस धन संग्रह की हमें आवश्यकता होती है, उसके पीछे का मुख्य कारक वास्तव में एक संसाधन की प्राप्ति होती है। यदि हमारा मानसिक पटल ऊर्जावान अवस्था में रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त धनराशि का हम सदुपयोग सरलता से कर लेते हैं। किंतु इसके विपरीत धनराशि का दुरुपयोग ही होता है। इसका एक सरल उदाहरण हमारी भोजन शैली को देखकर प्राप्त हो सकता है। पौष्टिक आहार प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन का आधार होता है। पौष्टिक आहार जिसमें मूल रूप से 30% अनाज एवं 70% रस युक्त भोजन होना आवश्यक होता है। किंतु यदि हम अपनी भोजन शैली को देखें, तो इसमें लगभग 60% तक हम अनाज का सेवन करते हैं एवं 20% जल ग्रहण करते हैं। 20% हम एक ऐसा भोजन प्रतिदिन ग्रहण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसे मूल रूप से धातु रहित भोजन कहा जाता है। इसका मूल कारण हमारे बौद्धिक स्तर का ऊर्जाहीन होना कहा जा सकता है। एक कहावत प्रचलन में है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि हमारे भौतिक शरीर की संरचना के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें मूल रूप से पृथ्वी तत्व आधार होता है। यही आधार वास्तव में हमारे मानसिक पटल का निर्माण भी करता है। शोधकर्ताओं ने हमारे मानसिक पटल की तुलना भूमि से की हुई है। जिस प्रकार हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार भूमि पर हम फसल भी उगाते हैं। किंतु वास्तव में हमारी भूमि की क्षमता, जिसे हम मन की स्थिति के अनुसार देखते हैं, जैसी होती है, हम उसी प्रकार का भोजन भी ग्रहण भी करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि को 4 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे हम वैदिक शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्ध के रूप में जानते हैं। यदि हमारी भूमि उत्कृष्ट होगी, तो सरलता से ही हमें उच्च श्रेणी का भोजन प्राप्त हो सकता है। किंतु इसके लिए नियमों का पता होना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान आधुनिक शैली में हमें नियमों का विशेष ज्ञान नहीं है, तो हमें उस नियम को सीखना होगा जो इन सब के परे जाकर भी हमारे जीवन का उत्कृष्ट निर्माण कर सकें। एक बात केवल आपको समझनी है कि हमारे प्राचीन वैदिक नियम इतने सटीक बनाए गए थे कि जिनके द्वारा मानव प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को उत्सर्जित करने में सक्षम था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संचिन वास्तुशैली से निर्मित भारत में निर्मित मंदिर हैं। इन मंदिरों में प्रवेश करने मात्र से हमारे भौतिक शरीर को ऊर्जा का एक बड़ा भंडार स्वतः ही प्राप्त हो जाता था। हम लोग यदि एक निश्चित समय अवधि के अंतराल पर ऐसे धार्मिक स्थानों का भ्रमण कर लेते हैं, तो हमारे लिए यह लाभकारी सिद्ध होता है।
वर्तमान में हमारे साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे हम आर्थिक रूप से ही पूरा करने में अपना प्रयत्न करते हैं, किंतु मूल रूप से हमें अपने भौतिक शरीर की निराकार ऊर्जा को जागृत करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार एक अच्छे से अच्छे मोबाइल उपकरण को भी यदि विद्युत से चार्ज नहीं किया जाएगा तो वह अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यह विद्युतीय तरंग न केवल मोबाइल को सक्रिय रखने में मदद करेगी अपितु हमारे कार्यों को भी गति देने का विशेष कार्य करेगी। धन के द्वारा धन को अर्जित करने का सार आपको संभवतः समझ आ गया होगा। यदि हमें प्रकृति से कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अपनी निराकार ऊर्जा को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें अपने बौद्धिक बल को प्रखर करना होगा। हमारा बौद्धिक बल हमारी मानसिक ऊर्जा की क्षमता पर निर्भर करता है, जिसे ऊर्जावान बनाने के लिए विचारों का सही आकलन करना आवश्यक होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें विचारों को एक ऐसी श्रृंखला में बांधना होगा जिसकी सूची के अनुसार हम एक के बाद एक उन्हें कार्यान्वित कर सकें। इसकी एक सरल विधि आपके समक्ष रख रहे हैं। आपको सर्वप्रथम जिस भी वस्तु को प्राप्त करना है उसका एक स्वरूप अपने मस्तिष्क में रेखांकित करें। उसके उपरांत उस वस्तु को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उसका एक मानचित्र तैयार करें। उसे प्राप्त करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है उसे आप लिखें। अब अपनी वर्तमान आय को लिखें और उस धनराशि को भी लिखें जो आप प्रतिमाह सुरक्षित रखते हैं। यह धनराशि यदि उस वस्तु को प्राप्त करने में पर्याप्त है तो आपको यह सोचना होगा उस वस्तु के रखरखाव के लिए प्रतिमाह कितनी धनराशि की आवश्यकता हो सकती है। इन सभी बिंदुओं को लिखने के उपरांत आप उस स्रोत का पता लगाएं जिसके द्वारा आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वह वस्तु आपके लिए अत्यंत उपयोगी है किंतु आपके पास इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है कि जिसके द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस वस्तु का एक चित्र किसी ऐसे स्थान पर चिपका दें जहां उसे आप प्रतिदिन देख सके। अब आपको अपनी निराकार ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा मार्ग खोजना होगा। ऐसा आवश्यक नहीं होता कि हम जिस वस्तु को जिस समय प्राप्त करना चाहते हैं हमें वह वस्तु उसी समय उपलब्ध हो जाए। इसके पीछे का कारण वास्तव में यह होता है कि प्रकृति को भी उस वस्तु को आपको सौंपने में कोई आपत्ति ना हो। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हमारे साथ ऐसे समीकरण बनते हैं कि हमारी सोच हमारे कर्म के विपरीत कार्य कर रही होती है, जिसका सीधा संकेत प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि अभी उस कार्य को करने का उचित समय नहीं है क्योंकि हमारी योग्यता एवं ज्ञान में अभी कमी है। प्रकृति के श्रेष्ठ नियमों के अनुसार कोई भी वस्तु यदि सरलता से हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका सीधा संबंध हमारी बौद्धिक क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। अपने अगले अध्याय में, जिसका शीर्षक विशेष आर्थिक प्रशिक्षण है, हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व आपके समक्ष एक यथार्थ घटना की प्रस्तुति करना चाहेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद अपनी बाल अवस्था में उनसे मिले और उनसे यह निवेदन किया कि मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को प्रातःकालीन शिक्षा के लिए बुलाया और अपने साथ गंगा नदी के घाट पर ले गए। स्वामी जी ने विवेकानंद को उसका हाथ पकड़कर नदी की तीव्र धारा प्रवाह के मध्य में चलने का निमंत्रण दिया। एक सरल बालक की भांति विवेकानंद उनके साथ चल पड़े। जब पानी स्वामी जी की कमर तक गहरा हो गया तब उन्होंने विवेकानंद को गले से पकड़कर नदी के जल में इस प्रकार डूबा दिया कि वह श्वास भी ना ले पाए। कुछ क्षणों तक विवेकानंद तड़पते रहे। उसके उपरांत स्वामी जी ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और पूछा कि बेटा, जब तुम पानी में थे और छटपटा रहे थे तो तुम्हें क्या विचार उत्पन्न हो रहा था?
विवेकानंद ने कहा कि मैं केवल अपने प्राणों की रक्षा के विषय में ही सोच रहा था एवं भरसक प्रयत्न कर रहा था, किंतु वह शारीरिक बल मुझ पर हावी था जिसने मुझे वहां पर धकेला हुआ था। किंतु मैंने अपना प्रयास करना जारी रखा एवं इसके अतिरिक्त ना ही कुछ सोचा और ना ही कुछ किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़े विनय युक्त भाव से विवेकानंद से कहा कि जिस प्रकार तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे, यदि ऐसा प्रयत्न ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना प्रारंभ कर दो, ईश्वर स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यथार्थवादी इस घटना से हमें केवल यही सीखना है कि जीवन में यदि हमें प्राप्ति सरलता से मिलना संभव ना हो तो अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अपने बौद्धिक स्तर के प्रत्येक उस प्रयत्न के द्वारा जिससे वह प्रबल हो सकता है, हमें उत्कृष्ट बनाना ही होगा। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस अध्याय को अंत तक पढ़ा। मित्रों, आज के इस आधुनिक युग में जहां एक ओर हमारे समक्ष सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, तो दूसरी ओर ज्ञानवर्धक बातों की ओर हमारा ध्यान टिक नहीं पाता है। हम आपकी मानसिकता को भलीभांति जानते हैं, इसलिए आपकी योग्यता तो बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा आप स्वयं के व्यक्तित्व को प्रखर बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यशाला से जुड़ना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हम आपकी योग्यता के अनुसार आपके जीवन में प्रगति के मार्ग का एक विवरण प्रदान करेंगे और आपकी समाज के प्रति उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। आप इस पुस्तक के ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।